गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में एक्सक्रीशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अदर इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, तो आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये इसका पार्ट 1 है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में दो मेन एंडोपैरासाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। एक है फेशियोला हेपेटिका यानी कि लीवर फ्लूक, और सेकंड जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है टेनिया सोलियम। तो आज हम फेशियोला हेपेटिका के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये जो दो प्रकार के एनिमल है, फेशियोला और टेनिया, इनमें प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम और फ्लैम सेल्स पाई जाती है। इनमें इनका उत्सर्जन तंत्र विशिष्ट रूप से होता है। फेशियोला में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम के द्वारा होता है, और इस सिस्टम में बहुत सारी फ्लेम सेल्स पाई जाती है जिनको कि प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। ये एक तरह से फ्लेम सेल्स जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तंत्र में जो फ्लेम सेल्स होती है उनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, यानी कि ये एक तरह से इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के स्तरों पर एक्सक्रीटरी डक्ट्स के इसमें बहुत सारी एक्सक्रीटरी डक्ट्स पाई जाती है जो कि परस्पर मिलकर एक जटिल प्रकार का जाल बनाती है, और इससे मिलकर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। क्योंकि लीवर फ्लूक भेड़ या किसी अन्य कशेरुकी के भीतर रहने वाले एक प्रकार का एंडोपैरासाइट है, इसलिए सामान्यतः इसके और जो इसका होस्ट होता है उसकी बॉडी के भीतर का जो परासरण दाब होता है वह समान होता है। So, osmoregulation is not limited between the animal and its immediate environment, but is present within the body at various levels maintained by metabolic process. लीवर फ्लूक, जैसा कि अभी हमने बात करी कि लीवर फ्लूक में जो एक्सक्रीशन होता है और जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है, या इसके द्वारा ये किया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडियल सेल्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये स्पेशलाइज सेल होती है जो कि इसके उत्सर्जन तंत्र को बनाती है। फ्लेम सेल्स जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक लीवर फ्लूक या फेशियोला हेपेटिका का एक्सक्रिएटरी सिस्टम है जिसमें ये निम्नलिखित संरचनाएं होती है। इसमें ये बहुत सारी जो छोटी छोटी संरचनाएं नज़र आ रही है ये फ्लैम सेल्स है। ये बहुत सारी शाखाओं में, ब्रांचेज में डिवाइड होती है। ये फ्लैम सेल्स जो होती है आपस में कई ब्रांचेस बनाती है, और फिर ये एक मेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रेटरी कैनाल होती है, इसमें आकर जुड़ जाती है। और इस तरह से ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रेटरी कैनाल है वो एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा शरीर के बाहर की तरफ खुलती है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारी कैपिलरीज एंडिंग पाई जाती है जहाँ पर कि फ्लैम सेल्स आकर इन ब्रांचेस से जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही सरल प्रकार का ये उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब यदि हम इसके फ्लैम सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक जो फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिका होती है ये मॉडिफाइड मेसेनकाइमल सेल्स होती है, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट अरेंजमेंट के तहत पूरी बॉडी में व्यवस्थित पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने पिछले चित्र में देखा कि इसकी एक निश्चित स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट पाया जाता है। ये जो व्यवस्था होती है इसे फ्लैम सेल अरेंजमेंट कहा जाता है। द पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ फ्लैम सेल्स।
ये जो बल्ब रूपी कोशिकाएं होती है ये मोस्टली साइज में इरेगुलर होती है, यानी कि अनियमित होती है, और क्योंकि इनमें बहुत सारे स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस निकले होते हैं जो कि इसके पास वाले टिश्यू में फैले हुए रहते हैं। द फ्लैम सेल्स आर बल्ब लाइक cells and usually irregularly shaped due to the presence of several pseudopodial processes that spread to adjacent tissues. इसलिए इन्हें फ्लैम बल्ब भी कहा जाता है। कोशिका में एक बड़ा न्यूक्लियस और बाकी सभी आवश्यक जो भी एक सेल में सेल ऑर्गेनल होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं जैसे कि सबसे ऊपर की ओर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसी तरह से इसमें साइटोप्लाज्म और दूसरे सारे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल उपस्थित होते हैं। सेल जंतु के इसके एंटीरियर भाग में एक जोड़ी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स भी पाई जाती है और ये डोर्सल वेसल्स कहलाती है। और जो डोर्सल एक्सक्रीटरी वेसल्स है वो अगले कुछ खंडों तक ही सीमित रहती है। इसमें कुछ जो सेल होती है इसके अंदर की तरफ एक ल्यूमन यानी कि एक प्रकार की अवकाशिका पाई जाती है और इस ल्यूमन में कुछ लंबे फ्लैजिला लटके रहते हैं जो कि जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। प्रत्येक ही जो फ्लैजिला होता है ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित बेसल ग्रेन्यूल से निकला रहता है और जीवित अवस्था में ये फ्लैजिला इस ल्यूमन में अग्नि की लौ के समान दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि एक तरह से कोई जैसे एक लाइट जलती रहती है उस तरह का ये आभास देते हैं। तो ये जो ल्यूमेन होती है इसकी एक सक्रिय ये ल्यूमेन आगे की तरफ बढ़ के कैपिलरी के रूप में बढ़ जाती है और एक सक्रिय सी नलिका में खुलती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आगे ये एक एक्सक्रीटरी ट्यूबुल का निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो ट्यूब्स है वो मिलकर बड़ी ट्विक्स में खुलती है और आगे चलकर ये ट्रंक्स में खुलती है और शरीर के अग्रभाग की जो वाहिकाएं हैं ये 4 महावाहिकाओं में खुलती है। इन 4 महावाहिकाओं में से 2 डॉर्सल होती है और 2 लेटरल होती है, जो कि अभी हमने पिछले वाले चित्र में देखा था। और इस प्रकार से ये सभी एक मध्यवर्ती लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट का निर्माण करती है। चित्र में हम देख सकते हैं ये मेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल में खुलती है। फिर ये बॉडी के पश्च भाग तक चली जाती है और पश्च सिरे पर जो एक्सक्रीटरी पोर होता है उसके द्वारा ये बाहर की तरफ खुल जाती है और शरीर के पीछे वाले भाग की कोशिकाएं अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिनी में सीधे ही खुलती है और इस प्रकार से जो मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य वाहिनी है उसे छोड़कर जो सभी वाहिनियां होती है उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है फ्लेम सेल्स उसका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर की हमने देखा ये फ्लैजिला इसके ल्यूमिन में लटके रहते हैं और क्योंकि ये यहाँ पर एक तरह की फ्लैम का आभास देते हैं इसलिए इन्हें फ्लेम सेल्स नाम दिया गया है। इस तरह से हमने देखा कि जो एक्सक्रीटरी वेसल्स है वो 4 लार्ज ट्रंक में खुलती है और ये एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। इनमें से जो 2 ट्रंक्स है वो डॉर्सल और जो 2 है वो वेंट्रल पोजीशन में होती है और सभी वाहिनियाँ लास्ट में जाकर एक मध्य में पाई जाने वाली मेन लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट में खुलती है, जहाँ से कि ये बाहर एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। द आउटफ्लो वेसल्स of the posterior region of the body open directly into the main longitudinal excretory canal and except the main longitudinal emission duct all other emission ducts and vessels are internally ciliated, यानी कि उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। अब हम इसकी कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि उत्सर्जन जो होता है वो किस प्रकार से इसमें होता है। तो हमें देखते हैं कि फ्लू जो होता है इसके जो मेन उत्सर्जी उत्पाद है
यानी कि जो एमिशन प्रोडक्ट है वो होते हैं फैटी एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। ये पदार्थ मेसेनकाइम में विसरित होकर फ्लेम सेल्स के अंदर कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और अब इन पदार्थों को फ्लेम सेल्स की ल्यूमिन में धकेल दिया जाता है। सीलिया के गति करने से ये पदार्थ बहते हुए उत्सर्जी वाहिकाओं से होकर अंत में ये एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और फ्लेम सेल्स और जो कलेक्टिंग वेसल्स है उसमें मिलने वाला एक एंजाइम होता है जिसको हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज कहते हैं। ये इन उत्सर्जी पदार्थों का सिलेक्टिव ट्रांसफर का कार्य करता है। The excretory end products are transported into the phlegm cells and vessels and the collecting ducts, and in the presence of the enzyme alkaline phosphate by selective and transfer of the plasma membrane. The protonephridial system of the liver fluke acts as an excretory and osmoregulatory system. अर्थात जो लिवर फ्लूक का प्रोटोनेफ्रिडियल तंत्र है वो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों का ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्लैटीहेल्मिन्थेस का एक सदस्य फेशियोला हिपेटिका जो कि एक एंडोपैरासाइट है उसमें किस प्रकार से एक्सक्रीशन की प्रोसेस संपन्न होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस के टीनिया में उत्सर्जन तंत्र। थैंक यू।